हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन द भैया की क्लास, जहां पर अपन लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सेल। सेल बेटा देखो, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि नई बुक्स आ चुकी है। नई बुक्स मतलब एनसीईआरटी की जो मेनली नई बुक्स थी वो मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। तो आप वहां से जाइए, यू हैव टू गाइस परचेस इट, क्योंकि परचेस करिए और नई बुक्स से ही पढ़िए तो ज्यादा सही रहेगा, जो मेरा मानना है। देखो, एनसीईआरटी की नई बुक आ गई है, ठीक है। और एनसीईआरटी की नई बुक का सिलेबस जो है, मोस्टली मोस्टली क्या बोल, पूरी बुक चेंज हुई है। कंटेंट वही है, लेकिन बुक में नई नई चीजें ऐड की गई हैं, नया सिलेबस ऐड किया गया है। ऐड न्यू सिलेबस। तो जाइए आप नए सिलेबस को के लिए नई बुक का यूज करिए। नई बुक से पढ़ोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, पुरानी बुक लेने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है। और चीजें मैं आपको बता दूं कि चीजें चेंज हुई हैं। नए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस, बहुत से न्यू कंसेप्ट आपको मिलेंगे जिनकी रिसर्च हो रही है, वो भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस हैं। तो जाइए फटाफट। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मेनली कराए जाएंगे इस चैनल में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अभी के एग्जाम में सिलेबस जो आया है सीबीएसई की तरफ से, वो पूरी की पूरा चेंज हुआ है। उसमें कहा गया है कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराने हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में 50% पूछे जाते हैं। 100% एग्जाम में 50%, 50% किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अपन वो भी कवर करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं ये बोलूंगा कि अपन लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे अपन उस चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका इज है सेल। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। पुराने सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये आपका मेनली मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 5 था, बट अभी चैप्टर नंबर 2 हो गया। बायो को पहले प्रेफरेंस दी गई है अभी हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है। तो सेल क्या होता है बच्चों? टेल मी व्हाट इज द सेल। व्हाट इज द सेल? ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। ये पूरा एक डायग्राम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इसके अंदर अलग अलग तरह की चीज दी रही है, ठीक है। ये शूज और सेल से मिलकर बना गया है। अब सेल भी आपके दो तरह के होते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। पहले देखेंगे सेल की खोज किसने करी थी। और उससे पहले अपन क्या, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन पढ़िए। क्वेश्चन बीच में से बहुत ज्यादा पूछने वाले हैं इस बार सीबीएसई वाले, ठीक है। तो अपन को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी, तब अपन को मेनली समझ में आएगा। और नई एनसीईआरटी है तो मैं आपको पढ़वाऊंगा भी, आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। It is widely accepted among the scientific community that the life originated in the water. अपन जानते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, साइंटिफिक कम्युनिटीज हैं इस पूरी दुनिया में। वाटर्स के अंदर जो लाइफ ऑरिजिनेट हुई है, बनी हुई है, नई नई अच्छी नई नई लाइफ आई हैं। कुछ नए नए बैक्टीरियाज आए हैं, ठीक है, वायरसेस आए हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑरिजिनेट हुए हैं। Some researchers believe that life may originated in small water pool from with changing environmental condition rather than इन द ओशन। बहुत साइंटिफिक्स या फिर बोले बहुत सी रिसर्च हुई है। क्या हुई है बेटा? रिसर्च हुई है। रिसर्च हुई, रिसर्च टाइम में हुई है। रिसर्च हुई है जिसमें बताया गया है कि बहुत सी लाइफ जो है, वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं आपके आसपास, जो छोटे छोटे जहाँ पे पानी भर जाना, तालाब होना, वहां पर बहुत नई नई लाइफ ऑरिजिनेट हुई है। नए नए तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस वहां पर ऑरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। ओके, रादर देन द ओशंस। ओशंस में उतने नहीं होते, लेकिन ये छोटे छोटे पॉन्ड्स है वहां पर ज्यादा हुए हैं, ऐसा रिसर्च हुई है। सो हॉट स्प्रिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ सच इन्वायरमेंट। हॉट स्प्रिंग जो होती है, गर्मी का मौसम जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, अपन बोल सकते हैं कोई एक एग्जाम्पल है कि ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा होते हैं। द हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगी वैली इन द लद्दाख। लद्दाख में बहुत प्यारी वैली है, पुगा वैली। लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, बहुत गर्मी होती है, बहुत ही गर्मी होती है। अब वो गर्मी कैसी होती है कि ये मान लो कि आप क्या कर सकते हो, वहां पे पानी उबलने लगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट पे छूचा, इतनी गर्मी होती है। Even in the cold climate, these environment conditions seem to be similar to those on the Earth early Earth about 3.5 billion ago. तो 3.5 बिलियन अगो साल पहले अगर अपन चले, 3.5 बिलियन अगो पहले चले, तो तब भी आपको ऐसी कंडीशन एनवायरमेंट में देखने को मिलती थी, बहुत ही सिमिलर कंडीशन थी। द ऑर्गेनिज्म लिव इन दीज हॉट स्प्रिंग। ऐसी गर्म गर्म जगहों में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोफिलिसिस। क्या कहते हैं बेटा? थर्मो की डिफरेंस। पर मैं क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ।
उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन कहते हैं थर्मो थर्मो थर्मोफिलिसिस। थर्मोफिलिसिस क्या कहते हैं बेटा? थर्मोफिलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोफिलिसिस कहते हैं। कहाँ? थर्मोफिलिसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? थर्मोफिलिसिस। कलर चेंज। थर्मोफिलिसिस क्या कहते हैं? थर्मोफिलिसिस 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 थर्मोफिलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पहले पैराग्राफ से जो आपका निकल के आता है वो यही है। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? इनको गर्मी बहुत पसंद होती है। आर कॉल्ड थर्मोफिलिसिस। और ये कैसे होते हैं? विच आर यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा? जल्दी जल्दी बताइए, कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ओके। अब ये यूनिसेलुलर हो गए, तो ये थर्मोफिलिसिस है आपका। थर्मोफिलिसिस। ये थर्मोफिलिसिस आपका मेनली, ये मान के चलना है आपको, ये आपके 2 मार्क्स से पूछ सकते हैं। कितने मार्क्स से पूछ सकते हैं बेटा? 2 मार्क्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 मार्क्स के हिसाब से डेफिनेशन देना, या फिर वन वर्ड में पूछ सकता है। थर्मोफिलिसिस क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनको हॉट स्प्रिंग इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, लविंग हीट बैक्टीरिया जो होते हैं वो थर्मोफिलिसिस होते हैं। और ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब तो सिंगल सेल होते हैं, मल्टीपल सेल नहीं होते। ये सब अपन पढ़ेंगे, टेंशन ना। साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल बीरबल शनाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स साइंस, ये कोई इंस्टीट्यूशन है लखनऊ में, स्टडीज दैट हॉट स्प्रिंग्स आर फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा बन रहा हो वहाँ हॉट स्प्रिंग बहुत ज्यादा होती है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा पॉइंट मिला है एनसीईआरटी के हिसाब से। पॉइंट ये है कि बिरला बिरला सैनानी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स साइंस लखनऊ में जो है, उसने एक रिसर्च मारी। उसने, वहाँ के साइंटिस्टों ने बताया कि हॉट स्प्रिंग्स मेनली कहाँ मिलते हैं? एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड है। उनके आसपास कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। These deposits have protected early organic material from harmful radiation and extreme conditions, and they may have also helped in formation of first protective membrane, the barrier that defines a cell। और ये चीज आपको क्या बना देता है? एक बैरियर बनाता है जिससे प्रोटेक्ट करता है उस ऑर्गेनिज्म को, जिसको हम कहते हैं सेल। देखो, सेल कुछ नहीं होता है, मेन मैं आपको बताऊं, सेल सबसे ऊपर वाली चीज होती है। सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, एक इंसान की पूरी स्किन बन जाती है। तो सेल बोलते हैं एक तरीके से, वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, उसी और चीज के लिए बैरियर है। मतलब कोई अंदर उसके आ नहीं सकता सेल के अंदर, ना अंदर से कोई बात चीज बाहर जा सकती जल्दी, विदाउट सेल की परमिशन। ठीक है? ठीक है, या कोई डाउट वगैरह? जल्दी जल्दी नहीं, इतना ठीक है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब सेल से बनते हैं। सेल्स रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट द लाइफ एग्जिस्ट। सेल क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिक लेवल। किसी भी लाइफ की जो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही हो कहाँ पर? इस अर्थ में, वो उसके लिए ये बेस रिप्रेजेंट करता है सेल। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, ईस्ट हो गए, इनके सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। कैसा? एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। लेकिन प्लांट हो गए, फिश हो गई, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये इनके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, मल्टीपल मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं। इनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आया ना? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो सिंगल सेल से बने, सिंगल वन सेल से बने, वो मल्टी यूनिसेलुलर हो गए, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट। और मल्टी सेलुलर मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए कि बर्ड, ह्यूमन एंड प्लांट, या मल्टी सेलुलर।
ऑल ऑफ द सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस ऑन द फॉर्म टिश्यू। देखो, हाँ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। A group of similar cell, a group of similar cell, a group of similar cell, a group of similar cell performing similar functions from tissues, similar function from tissues। बेटा सेल का काम तो एक ही होता है, सेल का काम तो एक ही होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट का सेल है, हार्ट हार्ट अपनी बॉडी के अंदर होता है, तो हार्ट के भी सेल्स होंगे, क्या होंगे, सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। अभी मिलियंस ऑफ सेल्स हार्ट के क्या कर रहे होंगे, हार्ट के फंक्शंस कर रहे होंगे, सबका फंक्शन, सबका एक ही फंक्शंस होंगे, सिमिलर फंक्शंस होंगे। जब ये सब सेल्स एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बेटा टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं बेटा, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे। Different tissues are organized to form an organic and several organs work together to form organ system। देखो वही चीज मिला, डिफरेंट टिश्यूज एक साथ मिलते हैं, प्रॉपर ऑर्गन बनाते हैं, प्रॉपर ऑर्गन अपना एक ऑर्गन सिस्टम अपना वर्क करता है अपनी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल नेसल पोर्स, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अलग अलग चीजें थी मैंने आपको बताई अभी। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, तो मान लो तुम्हारे पास सेल है हार्ट का, तो ये सेल मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे मतलब मिलियंस ऑफ सेल ये सब मिल गए। तो ये मिलियन सेल्स ने क्या बनाया, एक हार्ट बनाया। क्या बनाया, हार्ट बनाया। तो ये हार्ट क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी जब बहुत सारे सेल्स में, तो टिश्यू बन गया ये पूरा। अगर टिश्यू जो बना, इसने क्या बनाया, एक हार्ट बना लिया। क्या बना लिया, एक हार्ट। इस हार्ट का काम क्या है, इस हार्ट का काम है कि आपकी बॉडी में जो हार्ट है वो पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट करने का काम बहुत ज्यादा यूज होता है। हार्ट नहीं रहेगा तो इंसान मर जाएगा। ठीक है, तो वो अपना वर्क करता रहता है। ऐसे लंग्स बनते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, यहाँ पे वो सांस लेते हैं। So your organism. Even when a cell are organized into a tissue, organs and organ system, the cell remain the fundamental unit of structure। सेल तब भी एक फंडामेंटल यूनिट ही रहती है, सबसे यूनिट सबसे अच्छी एक सेल ही मानी जाएगी, सबसे छोटी यूनिट सेल ही मानी जाएगी। Function in all the living organs। This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities। What are the different components of the cells? How do cells, अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को आपको यहाँ पर मिलते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन कैसे देखते हैं, वो मिलते हैं, देखते हैं बताता हूँ। what are the different components of the cell? कौन कौन से different components हैं? how do cells in our body communicate with each other? एक दूसरे के communicate करते हैं। do cell live forever और डू दे डाई, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं? तो इस चैप्टर में अपन ये सारी चीजें क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, सो हाउ टू स्टडी सेल। पहले टॉपिक आपका जो आता है, तो अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, अपन धीमे धीमे पूरे चैप्टर को खत्म करने होते हैं। एक बार में अगर अपन जाएंगे तो अपने को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, पार्ट में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, हाउ टू स्टडी सेल, और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक अगले उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाउ टू स्टडी सेल। So, what do we call the ability of a human eye to see two very close objects are separate and distinct? Imagine two tiny dots drawn on the piece of paper. As the dots are moved closer, they come to a point at which they can no longer be seen as separated. When viewed from about 27 centimeters, the nearest point of the human eye, 2 points separated by the about 1.1 mm, can be seen or distinct. Otherwise, they appear on a single point. This is called the limit of resolution of human eye, which is 0.1 mm। बहुत ही बकवास चीज यहाँ पर लिखी गई है। बकवास चीज ये कि ये सब जो चीजें है ना, बच्चे जानते हैं। मैं बता दूं तो, अगर आपने 8 क्लास पढ़ी होगी, 9th में आ गए हो, 8th पढ़ी है, तो आपको पता है कि ह्यूमन आई की जो एक लिमिट होती है कोई भी चीज देखने की, सबसे पास वाली, वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 25 सेंटीमीटर तक वो एकदम क्लियर देख सकता है। उसके आगे अगर एकदम और 25 सेंटीमीटर से ही पास में ले आओगे तो वो चीज नहीं देख पाता इंसान को सही। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पर। उस चीज को हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजुलेशन। मतलब एक लिमिट है, वो क्या है, 25 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm। ठीक है, तो आज सेल इज यूजली टू स्मॉल। अब सेल क्या है, बहुत ही छोटा है, तो आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आप कितनी, वो इतना छोटा है, इतना एक डॉट की तरह है, एक इतना छोटा सा डॉट है। तो बहुत बड़ा डॉट बना रहा हूँ मैं, लेकिन इतना छोटा डॉट है कि आप मान लो एक डॉट है बहुत छोटा सा, आप उसको 25 सेंटीमीटर से कम में ले आओ तो ऐसा लगता है कि नहीं, आप देख ही नहीं पा रहे। तो सेल भी वैसा ही है, सेल इज टू स्मॉल। सेल इज too small। A cell is usually too small to be seen by the unaided eye।
And this raises an important question: how have a cell biological studies the structure and function of the cell that are much smaller than the limit of the resolution of the human? तो इसके पीछे बहुत सारी दिक्कत है। अब कैसे आप बायोलॉजिस्ट जो थे, बायोलॉजिस्ट मतलब जो बायो वाले डॉक्टर, साइंटिस्ट बोल दो एक तरीके से, कैसे साइंटिस्टों ने सेल्स का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस की स्टडीज करी। और हमने तो ये पढ़ा है कि भाई सेल बहुत छोटा होता है, आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, इसके लिए वो लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते थे। किस लेंस का यूज करते थे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते थे, जिससे कि वो लोग क्या करते हैं, जो सेल है उसको अपनी आंखों से देख लेते हैं बाय यूजिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बचपन में सुना होगा, वो बच्चे यहाँ पेपर लगा के सूरज से रोशनी देते थे। मैग्नीफाइंग ग्लास कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो वो चीज बड़ी दिखने लगती थी। ठीक है, अपीयर्स लार्जर, मेक्स इट अपीयर लार्जर। तो कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग लेंस, इन दोनों का यूज करके आप क्या सेल को जो थे साइंटिस्टों ने सर्च किया था, खोजा था। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हु डिस्कवर्ड द सेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट fundamental question in this chapter, that is who who discovered cell, किसने किया? सो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक नामक एक इंसान था जिसने सेल की डिस्कवरी की थी। कब करी थी? 1665 में करी थी। ठीक है, कैसे करी थी ये भी अपन बताते हैं, रुक जाओ। यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, उनके खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो कैपेबल था 200 टू 300 मैग्निफिकेशन के लिए। मतलब 200 300 टाइम्स को मैग्नीफाइंग कर देगा, उतना जूम करके, एक्स जूम करके आप उसको देख सकते हो। वेल एग्जामिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अच्छा, अच्छा तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक चीज सुनी होगी तुमने, वो दारू वाली बोतल देखी है? बियर की एक बोतल आती है जिसके ऊपर है वो लकड़ी का रहता है, ऊपर लकड़ी का बंधा रहता है। ठीक है, शैंपेन की एक बोतल आती है उसके ऊपर लकड़ी का बंधा रहता है, वो लकड़ी का क्लोज रहती है बोतल उससे, है ना? तो जो लकड़ी की वो है ना, ऐसा ऐसा, उसी को आप कहते हो कॉर्क। क्या कहते हो बेटा? कॉर्क कहते हैं। ऐसी ऐसी बोतल होती है, ये बोतल है, इसके ऊपर ये बंधा वो लकड़ी का। ठीक है, तो ये कॉर्क यही होती है। ठीक है, तो ये जो कॉर्क है, इसको ऑब्जर्व किया उन्होंने। क्या देखा कि उस कॉर्क में, इस कॉर्क में मान लो ये आपकी कॉर्क है, ये आपकी कॉर्क है, ये आपकी कॉर्क है। इस कॉर्क में जब उनने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो उनने देखा क्या कि ये, इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं, छोटे छोटे आड़े टेढ़े छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, अब जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे, उसी का नाम उनने क्या रख दिया? सेल। क्या रख दिया? सेल। क्या रख दिया? इसका एक अच्छा एग्जांपल दे दूं तो आपने कभी देखा होगा, जब घर बनता है, जब एक बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग कैसे बनती है? एक वॉल बनानी है मेरे को, दीवार बनानी है। दीवार कैसे बनती है? दीवार बनती है ईंटों से। तो जब मैं मल्टीपल ईंट लगाऊंगा, बहुत सारी ईंटें एक साथ लगाऊंगा, तब एक दीवार बनेगी। तो ये छोटी छोटी ईंट जो है, यही किसका काम कर रही है? सेल का काम कर रही है। जब छोटे छोटे सेल्स एक साथ मिलेंगे, तब एक बड़ा टिश्यू, एक बड़ा ऑर्गन बनता है। यही ब्लॉक क्या कहलाते हैं? सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल्स कहलाते हैं। समझे क्या कहलाते हैं? सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ ये है उनका स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये देखो, माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखता है। ये नीचे बेस होता है, फिर यहाँ पर एक मिरर होता है, फिर एक स्टेज होती है जहाँ पर आप चीज को रखते हो, फिर मैग्नीफाइंग करते हो ऑब्जेक्टिव लेंस इनसे। ये पूरी बॉडी का एक ट्यूब है। ये आई पीस है, आप इसमें यहाँ से देखा जाता है, यहाँ से देखते हो। ये टॉर्स नो एडजस्टमेंट के लिए होता है, टेढ़ा आगे पीछे करने के लिए, ये भी। और ये हैंडल है पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव है, ऐसे भर सकते हो। और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोस्कोप का आपको डायग्राम दे दिया, उसकी लेबलिंग करनी है, तो लेबलिंग करने के लिए भी ये आ सकता है। ठीक है, तो लेबलिंग आप यहाँ से कर सकते हो, उसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Okay. Different object lengths to achieve a better magnification resolution under visual light. Explore different part of microorganisms. Microscope in your school laboratory. आपके स्कूल लेबोरेटरी में बहुत सारे माइक्रोस्कोप होंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का साइज अलग अलग होता है, तो उनके लिए अलग अलग मैग्निफिकेशन होता है। किसी को 10x से आप अच्छी तरह देख लोगे, किसी में 40x में आप
आपको दिख जाएगा, कहीं अगर आप 100x भी लगा दोगे तब भी आपको वो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा रहता है और छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर क्या दिया है देखो, ये तो एक कन्वर्जन दिया है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन इसलिए दिया है कि 1 मिलीमीटर में मतलब उसके अंदर कितने माइक्रोमीटर्स होंगे, कितने 1000 माइक्रोमीटर्स होंगे। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, एक चीज पे आते हैं। चीज क्या है कि एस्टिमेट साइज ऑफ अनियन पील। अनियन पील सेल किसी ने सुना है? अनियन सुना है? अनियन क्या होता है? प्याज, कांदा। ठीक है, तो जो प्याज होती है वो कांदा बोल दो या प्याज बोल दो, हाँ, तो प्याज जो होती है उसका आपने छिलका देखा होगा ऊपर का, उस छिलके में भी छोटे छोटे आपको ऐसे गैप दिखने को मिलेंगे अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो, आड़ टेढ़। वो होता है अनियन सेल पील। ठीक है, उसका अगर आपको साइज निकालना है, उसका अगर आपको साइज निकालना है, तो साइज निकालने के लिए डायमीटर ऑफ द विजुअल फील्ड इन द माइक्रोमीटर, उसका डायमीटर क्या है पूरे अनियन का, अमाउंट, और नंबर ऑफ सेल्स अलॉन्ग द डायमीटर, कितने सेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बस ऐसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। सपोज एक 25 cells are seen along the diameters, diameter 25 सेल आपको देखने को मिले। In that case the size of the one onion cell would be 5000 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर में इतना होता है, तो 5000 अपॉन 25 इज इक्वल टू 200 माइक्रोमीटर सेल्स वहां पर एस्टिमेटेड साइज इनका होगा। ठीक है, तो ये कुछ काम की चीज वैसे इतनी है नहीं, है उतनी नहीं है अगर नॉर्मल देख लो बस आप। बस अ माइक्रोस्कोप अलाउ अस टू सी अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर क्लियरली। हाँ, तो माइक्रोस्कोप मेनली करता क्या है जो अपन को इसमें पढ़ना है, तो माइक्रोस्कोप अलाउज अस टू सी वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर क्लियरली एंड इज एन असेंशियल टूल फॉर स्टडिंग द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उनके स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए आप मेनली माइक्रोस्कोप का यूज करते हो। माइक्रोस्कोप बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है, आसानी से देखने में मदद करता है। ऑन द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग द थ्री मेन फीचर्स। धीमे धीमे जब साल बीतते गए तो साइंटिस्टों ने क्या करा, साइंटिस्टों ने नई नई चीजें खोज करी और वहां पर उन्होंने नए नए तरह के चीजें लेके आए और माइक्रोस्कोप में उसको ऐड करके माइक्रोस्कोप को इनहेंस किया, इम्प्रूव किया। क्या पहला उसको रेजोल्यूशन, ठीक है, क्या रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ क्लैरिटी लाने के लिए। कॉन्ट्रास्ट अच्छा किया, ब्राइटनेस लेवल के लिए कॉन्ट्रास्ट अच्छा किया, एंड मैग्निफिकेशन तो अच्छी हुई है। दीज इंप्रूवमेंट हैव टर्न अ माइक्रोस्कोप इनटू अ पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग सेल्स। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ये सब नॉर्मल थे। आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन इतना देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है बस। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स क्या होता है? Structure of cells, you have learned that cells are organized into a specialized tissue and organ। cells जब organized होते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं या फिर एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि कलेक्टिवली परफॉर्म करता है एक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट के टिश्यू में, मतलब हार्ट के सेल है तो हार्ट के सेल्स जब मिलेंगे तो वो हार्ट का टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन अपने एक काम करेगा। ऐसे लंग्स के अगर सेल्स होंगे तो लंग्स के सेल्स मिलेंगे, बहुत सारे सेल्स मिलने के बाद वो लंग्स का टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू के बाद पूरा एक लंग्स बन जाएगा, तो लंग्स अपना काम करेगा। ठीक है, एंड फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज अ यूनिट दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। हाँ, जब ये एक साथ हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, एट द सेल बाउंड्री, उसके बाउंड्री में मतलब एकदम पास पास में रहते हैं, यहीं पर इंटरेक्ट करते रहते हैं। अब ये इंटरेक्ट जो होता है, इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एक चीज याद रखना, जो इंटरेक्ट करते हैं इंटरेक्ट किसके बीच में होता है? ठीक है, तो इंटरेक्ट जो होता है वो मेनली इंटरेक्ट आपका सेल सेल और जो इन्वायरमेंट है वहां पर, बाहर जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में होता है। कहाँ कहाँ होता है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। तो एक मिनट। कहाँ कहाँ होता है इंटरेक्शन, कहाँ कहाँ होता है जल्दी जल्दी। इंटरेक्शन आपका, इंटरेक्शन इंटरेक्शन मेनली जो इंटरेक्शन होता है वो आपका होता है कहाँ पर? इंटरेक्शन आपका होता है सेल सेल और जो आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहां पर। ये दो चीजों की, मतलब मान लो ये सेल है आपके, तो ये सेल की बाउंड्री है ना, यहाँ पर इन्वायरमेंट भी होगा, सराउंडिंग होगी इधर इधर, तो ये सराउंडिंग में ही सेल और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्ट होता है, रिस्पॉन्ड करते रहते हैं एक दूसरे को कि हाँ भाई हमें ऐसा करना चाहिए, बाहरी कंडीशन ऐसी है, बाहर गर्म टेम्परेचर कैसा है, गर्म है ठंडा है, बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से भी सेल्स अपने आप को
उसके अडॉप्ट में लाते हैं और अपने आप को यूजफुल बनाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आज अपन इतना देखेंगे, और कल का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेल मेम्ब्रेन, यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटीज में ज़्यादा कुछ है नहीं, अपने पूरे टॉपिक जो है सेल्यूट में अपन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर मेरे हिसाब से मेनली जाएगा 5 से 6 क्लासेस, तो बहुत हो जाएंगी। अपन 4 क्लासेस में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट, अपन फिर खत्म कर देंगे चैप्टर, तो अपने दोस्त को भेज देना, सजेस्ट करना कि अगर इसको क्लास 9 तैयारी करनी है, क्लास 10 में आ गया है, तो फटाफट आप इससे अभी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है।